अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया एंड वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कल आप सब ने रात की तारीकी में एक तारीख फैसला सुन लिया होगा कि PTI इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जारी किया है कि PTI से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा, क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो कलदम करार दे दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह साइफर केस में इमरान खान की एक पॉजिटिव फैसला आया उनके हक में और शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा करने का कहा गया कि दोनों जो हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उनको बेल मिलनी चाहिए। उसके बाद ये सवाल उठे कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं। खैर, उन पे 2 केसेस चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द उन पे भी कोई पॉजिटिव फैसला आएगा तो उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी को आज हो सकता है कि बेल मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। अब बात करते हैं कि जो कल फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का। कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन जारी की थी, PTI ने दरख्वास्त दी थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही आने वाले इंतखाबात में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे तलब किया था PTI के वफ्द को। PTI वहां पे पहुंची और उसके बाद उनको ये कहा गया, यकीन दहानी बल्कि करवाई गई कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं खड़ी की जाएंगी और उनको भी भरपूर मौका मिलेगा कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। उनके लिए रास्ता हमवार किया जाएगा, उनके कागजात नामजदगी छीने नहीं जाएंगे और इस तरह की उनके लिए काफ़ी अच्छा राह हमवार की गई। लेकिन रात 12 बजे एक फैसला आया जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट पेशावर ने इलेक्शन कमिश्नर को रोका हुआ था और कहा था कि 22 दिसंबर को ये फैसला आप जारी करेंगे। दिन के टाइम कहा गया था और रात के टाइम खैर ये फैसला आया जुम्मे के रोज़ 22 दिसंबर को। और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाए गए थे वो जून में जब करवाए थे 2022 में, उसको कहा था कि ये ठीक नहीं है, कलदम करार दे दिए गए थे, कहा था ठीक नहीं है, दोबारा से करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI ने दोबारा इलेक्शन दिसंबर में करवाए गए थे, आई थिंक 2 दिसंबर थी तारीख अगर मैं गलत ना हूँ, इलेक्शन करवाए गए। और इलेक्शन के बाद हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो मुंतखब हो गए, जिसपे अकबर एस बाबर एक दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए कि जो इलेक्शन है वो आईनी तरीके से नहीं करवाए गए। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में ही ये केस चला। उसके बाद फैसला महफूज किया और कल जारी कर दिया और बैरिस्टर गौहर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, चेयरमैन PTI हटा दिया गया कि इलेक्शन उन्होंने दुरुस्त नहीं करवाए। जिस पर PTI चेयरमैन का आज सुबह हमने देखा कि एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने पटिशन लेके गए पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ पे पहले कल ये कहा जा रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी में 2 जो राय रखी जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डायरेक्ट जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट रजू कर दिया जाए, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि पहले हाई कोर्ट जाते हैं, पेशावर हाई कोर्ट, देन हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आई थिंक बैरिस्टर गौहर की बात मान ली गई और आज सुबह जो खबर आई है वो बता रही हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पटिशन दायर कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि तहरीरी जो फैसला है, तहरीरी हुक्मनामा जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, कलदम करार दिए हैं PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और बल्ले का निशान जो छीन लिया गया है PTI से। ये सबसे बड़ी खबर है कि बल्ले का निशान एक पार्टी से छीन लिया गया है, जबकि 12 जनवरी को ये अलॉट होने थे। अभी भी PTI के पास खैर वक्त है कि वो या हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट चली जाए या सुप्रीम कोर्ट चली जाए और चैलेंज कर दे। खैर, इसकी बाकी तफसीलात तो मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि बैरिस्टर गौहर हाई कोर्ट गए हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स मैं आप लोगों को अभी जो शेयर करूँ, इसके बाद क्या क्या उनके पास प्लान B है वो मैं आगे जाके वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। बैरिस्टर गौहर ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को नहीं मानते, उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की है
और उनसे जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, उनको खैर ये बात मालूम थी बैरिस्टर कोहर को, पार्टी को, चेयरमैन पीटीआई को, खुद इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं उनको खुद ये मालूम था कि इस तरह का इलेक्शन कमीशन का एक तरफा फैसला आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लंदन प्लान का एक हिस्सा है, ये भी शामिल था और ये सबसे आखिरी बार इन लोगों ने रखा था जो पीटीआई पे ये लोग करने जा रहे थे। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि वो इस तरह के एक तरफा फैसले क्यों कर रहा है, एक ही पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बाकी पार्टी ने भी करवाए लेकिन उनकी तरफ से तो कोई इनको कोई कलदम नहीं करा दी या उनको रिजेक्शन नहीं किया, उनके ऊपर कोई रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन एक पार्टी जो है, एक पार्टी उसको कॉन्टिन्यूस टारगेट किया जा रहा है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये मखसूस पार्टी जो कि पीटीआई है ये इलेक्शन से बाहर हो जाए, इस गेम से बाहर हो जाए, राहमुआर हो जाए और मनपसंद जो सिलेक्टेड है वो पार्टी सामने आ जाए। अच्छा, बल्ला छिन जाने पे क्या हो सकता है, मतलब एक सैम्बल एक पार्टी से छिन जाने पे क्या हो सकता है, उनसे जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की वो भी छिन सकती हैं और इसके साथ साथ जो सेनेट है वो भी, उसकी नशिस्तें भी उस पार्टी से छीन ली जाती हैं। अब पीटीआई से क्या कुछ छीन लिया जाएगा अगर उनको ये सैम्बल नहीं मिलता और ये पार्टी जो है वो डेफिनेटली जब इलेक्शन लड़ेगी और खड़ी होगी, उसके उम्मीदवार खड़े होंगे तो इनके पास एक सैम्बल नहीं होगा। जो हमारी आवाम है, कानूनी राय के मुताबिक, जो माहिरीन के मुताबिक, जब आपके पास सैम्बल नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो आबादी है जो वो अनपढ़ है, ठीक है, वो सैम्बल देख के उस पर सेलेक्ट करती है, अपनी मनपसंद पार्टी को वोट देती है। तो अगर आपके पास सैम्पल नहीं होगा और सेकंड जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर आपसे आपका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे तो हर हलके में आपको आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना का आपको डिफरेंट सैंपल दिए जाएंगे। अब डिफरेंट सैंपल पे एक अनपढ़ शख्स को कैसे पता चलेगा, पढ़े लिखा कंफ्यूज हो जाएगा तो अनपढ़ शख्स को ये क्या पता लगेगा कि मैंने कौन सा पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा है और मैंने इसको वोटकास्ट करना है, क्योंकि वहाँ तो ढेर सारी लंबी लिस्ट होती है और उसमें उसको कैसे मालूम होगा कि मैं अपनी मनपसंद ये पीटीआई का उम्मीदवार है और मैंने इसको वोटकास्ट करना है, क्योंकि डिफरेंट सिंबल्स होंगे। ऑप्शंस ये हो सकती हैं, पहले तो मैं आपको इसकी क्या ऑप्शंस हो सकती हैं ये तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये यहाँ पे क्लियर करूँ कि इसके साथ जो नशिस्तें होती हैं जो कि सेनेट की होती है, असेंबली की होती हैं, उससे भी महरूम होना पड़ेगा पीटीआई को। और किस किस नशिस्त से महरूम होना पड़ेगा ये डिटेल्स आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। पीटीआई अपने बल्ले का निशान वापस लेने में नाकाम रहती है तो इसे कौमी असम्बली और सेनेट में खातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर काफ़ी नुकसान का खदशा है। अगर पीटीआई आम इंतखाबात में अपनी नुमाइंदगी नहीं दिखा पाई तो इसे सेनेट में भी कोई नशिस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमातों को अलाट की जाती हैं। इस वक्त कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 266 है, जिनमें से पंजाब की 241, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलूचिस्तान की 16 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार खड़ी होती है तो उनको ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनसे छिन जाएंगी पीटीआई से। इसके साथ साथ ये सवाल उठ रहा है कि 26 साल बाद एक पार्टी से उनके जो इंतखाबी निशान है वो ले लिया गया है और माजी में 76 साल तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि 76 साल तारीख में इस तरह मुतअद्दिद बार हुआ है और कब, किस टाइम, किस पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसे छिना गया, ये सारी डिटेल्स मैं अब आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले 22 दिसंबर 2023 को ये लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि जो पीटीआई है उससे बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब माजी में जाते हैं और तारीख की बात करते हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के इंतखाबी निशान तलवार, जो कि साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1977 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में तीर के निशान से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुई।
1988 में पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 207 में से 94 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इस तरह एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI, जिसमें से बेनज़ीर की अहम मुखालिफ नवाज शरीफ भी थे, सिर्फ 43% वोटर्स टर्न आउट के साथ 56 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी दूसरी जमात जैसा कि अल्ताफ हुसैन की MQM के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1993 और 2008 के इंतखाबात भी इसी तीर के निशान से जीते थे। 1993 में पीपल्स पार्टी ने 46 नशिस्तें हासिल की और बेनज़ीर ने दूसरी बार मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। 2008 में बेनज़ीर के कत्ल के बाद पार्टी ने इसी तीर से इलेक्शन लड़ते हुए 125 नशिस्तें हासिल की और नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाई और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ जरदारी सदर बने। पीपल्स पार्टी के पास अब तलवार और तीर दोनों अलामतें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड हैं, एक तलवार के इंतखाबी निशान के साथ और दूसरी तीर के साथ। बिलावल भुट्टो की क़यादत वाली पीपल्स पार्टी के पास तलवार का इंतखाबी निशान है, जबकि आसिफ जरदारी की क़यादत वाली पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास तीर का निशान है। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ही हिस्सा लेती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं। ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में इंतखाबी फहरिस्त से 2 दीगर अलामतों तराजू और हल को भी हटाया था। 1970 की दहाई में हल पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA की अलामत था, जो कि PPP के खिलाफ 9 पार्टियों का इत्तेहाद था। इस वक्त तराजू जमात इस्लामी का निशान था, जिसे वापस ले लिया गया। 2013 में PTI और जमात इस्लामी के दरमियान तराजू के निशान पर लड़ाई हुई थी, लेकिन जमात इस्लामी को तराजू मिल गया। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सिर्फ PTI वो जमात नहीं है कि जिनसे ये बल्ले का निशान छीना गया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बहुत बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है इस पार्टी को, ये प्लान का हिस्सा है, लेकिन PTI के पास भी प्लान B मौजूद है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो किसी पार्टी के साथ जो गैर मारूफ पार्टी हो उसके साथ वो अलायंस कर लेगी। एक ही निशान होगा जिस पार्टी के साथ अलायंस करेगी। फ़र्ज़ करें अगर उस पार्टी का निशान लालटेन है या तीर है या बॉल है, जो भी आप फर्जी दे सकते हैं, तो उनको पता होगा वोटर्स को कि ये वाली जो है जो सिंबल है पार्टी का, ये PTI का है, हम इसको वोट कास्ट करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है PTI के लिए। सो प्लान B यही लग रहा है कि किसी जो गैर मारूफ पार्टी होगी उसके साथ ये अलायंस कर लेगी ये पार्टी, क्योंकि प्लान B अभी तक यही लग रहा है। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि PTI ऐसी जमात है कि जो हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। और कहा जा रहा है कि वो जाएगी, जिस तरह कि कल का अच्छा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह का लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो चैलेंज आज किया भी है। सिर्फ मुसद्दक़ का कॉपी का वेट किया जा रहा है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन से मिल जाती है उसके बाद, क्योंकि इस पे सवाल उठ सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि मुसद्दक़ का कॉपी कहाँ है, फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, केस भी वीक हो सकता है। जब मुसद्दक़ का कॉपी मिल जाएगी उसके बाद ये केस चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाबर अवान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है ये एक कूड़ेदान में जाएगा, ठीक है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है इस फैसले की। अकॉर्डिंग टू, मैं बाबर अवान की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक निजी चैनल को अपना पेपर देते हुए ये बात की थी कि इस जो फैसले की कोई जो आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अगर बात की जाए जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कोई कानूनी इदारा तो है नहीं, क्योंकि आइन के तहत बना हुआ ये इदारा है। तो इसकी जो फैसला आया है वो किसी कानूनी तहत नहीं आया, इसको जाके आप आगे चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, वहाँ पे जाके इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि बल्ले का निशान जो है वो, क्योंकि 12 तारीख को ये जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट किए जाएंगे। अभी PTI के पास टाइम है कि वो इसको चैलेंज कर ले, लेकिन 2 दिन कागजात नामजदगी जमा कराने की डेट है और 2 दिन में अगर इनके जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जमा नहीं करवाते तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी एक नुक्ता उठ रहा है। खैर,
अभी जो बैरिस्टर कोहर हैं वो उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी और वो कह रहे हैं कि वो इस जो फैसला है उसके खिलाफ वो जा रहे हैं, डट के खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे। और उनको इसी तरह की उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन इसी तरह का फैसला खैर जारी करेगा। ये सबको जहनों में बैठा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के जिस तरह का रवैया है इस टाइम पीटीआई के साथ, उसका फैसला इसी तरीके से आना है। खैर मजीद अब जितनी भी डेवलपमेंट्स इस केस के हवाले से आएंगी वो लम्हा ब लम्हा मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।